मैं और संजू टीवी देख रहे थे। कुछ देर के बाद संजू से रहा नहीं गया और संजू ने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद नींद में हलचल करना शुरू कर दिया। अभी पूरी आंख लगी भी नहीं थी कि अचानक संजू चौंक कर उठ बैठा। आंखें खोली तो देखा पलंग के पास कोई खड़ा है। संजू घबरा के कहाँ, कौन खड़ा है यहाँ पर? कुछ देर के बाद आवाज़ आई, मैं खड़ा हूँ। मैंने उससे पूछा, मैं कौन? अरे यार अंकल, ज्योति हूँ मैं, ज्योति। तुम इस समय यहाँ क्या करने आई हो? मैंने ने पूछा। अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही है, अपने कमरे में डर लग रहा है, मैं अकेली वहाँ नहीं सो सकती। ज्योति पागल मत बनो, जाओ अपने कमरे में, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं अंकल, डर लगता है, मैं तो यहीं पर सोऊंगी। सोफे के पास लेट गई। संजू की सांसें एकाएक फूलने लगीं, एक कोने पर सरक गए। घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने ज्योति की तरफ देखकर कहा, प्लीज़ ज्योति, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम दोनों की उम्र का फ़र्क तो देखो, मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ। ज्योति ने भी करवट बदली और संजू से एकदम चिपक कर बोली, ओह प्लीज़ अंकल, मुझे बेकार की बातें मत समझाइए, आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ। अब ज़माना बदल गया है, जो भूख लगने पर भोजन नहीं करता वह पागल है, प्लीज़ कहना मानो। बेटी, कल तुम्हारे पापा को मालूम होगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? अरे अंकल, आप प्लीज़ डरे मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जो होता है हो जाने दीजिए ना, और वैसे भी जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जहाँ प्यार पनपता है वहाँ उम्र का हिसाब नहीं देखा जाता। आजकल ज़माना बदल गया है। अचानक उसने अपनी बंद मुट्ठी संजू की तरफ बढ़ा दी। संजू ने पूछा, ये क्या है? ज्योति ने कहा, अंकल, ये आपकी दवा है जो आज सुबह मेडिकल शॉप से खरीदी थी। इतना कहते हुए उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसमें एक पैकेट था। यह देखकर संजू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वह समझ गया कि वास्तव में ज़माना बदल गया है। आखिर वह भी क्या करता, वो भी तो एक मर्द था ना। संजू ने नए ज़माने के सामने अपने घुटने टेक दिए और अगले ही पल उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ज्योति को अपनी, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। अगर आपने हमारे एक रहस्य स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। संजू को अपने दोस्त समीर के पास रसिया आए हुए, और रसिया में हर चीज़ कॉमन होती थी। यहाँ उम्र का कोई फ़र्क नहीं होता था। आदमी और महिला मान्य है, वापस के राजा मंदी में हर कुछ कर सकते थे। 3 महीना गुजर गया था। दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे, बचपन से हर काम एक साथ करते थे। इसी बीच समीर को न्यूजीलैंड में कुछ काम था, इसलिए वह अपनी बेटी ज्योति को संजू के पास छोड़कर 1 हफ्ते के लिए न्यूजीलैंड चला गया। अब ज्योति और संजू घर पर बिल्कुल अकेले थे। तभी दोनों ने मन बनाया। बाहर घूमने का। चमचमाती सड़कों पर सरपट दौड़ती हुई गाड़ी आगे बढ़ती ही जा रही थी। संजू गाड़ी ड्राइविंग करते गाड़ी में एफएम सुनते हुए मस्त थे। एफएम में एक ऐसी मूवी चल रही थी जिसकी आवाज़ सुनते ही मन में और कुछ ख्याल उत्पन्न हो रहे थे। ज्योति उनके पास वाली सीट पर चुपचाप बैठी तिरछी नज़रों से अपने संजू अंकल को देखी जा रही थी। गाड़ी जब शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरने लगी तो ज्योति ने एक चुपके से नज़र संजू पर डाली और बोली, अंकल, कहीं मेडिकल की शॉप नज़र आए तो गाड़ी साइड में करके रोक देना, मुझे दवा लेनी है। दवा का नाम सुनकर संजू आश्चर्य हो गया। संजू ज्योति की तरफ देखकर बोले, क्यों, क्या हुआ तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अंकल, तबीयत तो ठीक है। संजू ने पूछा, फिर दवा किस लिए लेनी है? ज्योति ने कहा, आपके लिए। संजू ने पूछा, मेरे लिए क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम भला चंगा हूँ। अरे अंकल, आप बड़े नादान हैं, आप नहीं समझोगे। अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। मेडिकल स्टोर नज़र आए तो वहाँ गाड़ी रोक देना, मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊँगी। संजू को बात समझ में नहीं। बस संजू तो यही सोच रहा था कि दवाई लेनी है, वह भी मेरे लिए। मुझे मन ही मन ख्याल आ रहा था, मेडिकल स्टोर से कहीं वह सामान तो नहीं लेना है जो ज़रूरत पड़ता है। पर मैं दिमाग ज़्यादा न दबाते हुए चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। आई तो चुप्पी साध ली और उनकी नज़रें स्क्रीन विंडो से होकर बाजार के दोनों तरफ दौड़ने लगीं। कुछ देर एक मेडिकल शॉप नज़र आई तो गाड़ी को साइड में ली और शॉप के आगे रोक दी। लो भाई, मेडिकल स्टोर आ गया है, जल्दी से दवा लेकर आ जाओ। ज्योति ने फुर्ती से दरवाज़ा खोला और मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई।
संजू गाड़ी में बैठे बैठे ही ज्योति को देखते रहे। उसने क्या दवा ली वह चाहकर भी नहीं जान पाए। ज्योति ने दवा को पर्स में डाला और पैसे देकर फौरन वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। संजू की तरफ देखकर बोली, अंकल हो गया, ये दावा आपके काम की है, अब घर चलिए। संजू को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने गाड़ी को गियर में डाला और गाड़ी अगले ही पल हवा से बातें करने और सोचने लगा, वह दवाई मेरे क्या काम की। ड्राइविंग करते करते उन्होंने ज्योति पर एक नज़र डाली। न जाने क्यों आज उन्हें ज्योति में एक बदलाव सा नजर आ रहा था। 2 महीने पहले जब वह रसिया आए थे तब की ज्योति और आज की ज्योति में जमीन आसमान का फर्क था। पहले ज्योति किसी से बातें नहीं करती थी और अभी तो वह बहुत घुल मिल गई है। ऐसा लगता है वह कुछ और पाना चाहती है। पिछले 5 दिनों में तो उसके हाव भाव एकदम बदल से गए थे। यह सब सोचते सोचते वह विचारों में खो गए। कल सुबह संजू जल्दबाजी में बाथरूम में घुसे तो उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई थी। वहां पर ज्योति पहले से ही नहा रही थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। संजू फौरन बाहर आ गए। ज्योति की पीठ दरवाजे की तरफ थी। शायद उसने संजू को नहीं देखा था। संजू की सांसें बहुत तेजी से चलने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस की रफ्तार बहुत तेज बढ़ गई है और अपनी सांसों की रफ्तार रोकने के लिए मुझे किसी ठंडे पानी की आवश्यकता थी। वह सोफे पर गिर पड़े और सोचने लगे कि अच्छा हुआ जो ज्योति को कुछ भी मालूम नहीं चला। मगर इसमें गलती तो ज्योति की ही थी। ज्योति को अंदर से दरवाज़ा बंद करना चाहिए था। उस घटना को गुजरे 1 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था, मगर संजू की आंखों में बाथरूम वाला नज़ारा बराबर घूम रहा था। यौन की दहलीज पर खड़ी ज्योति के उस रूप ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वह सही था या फिर सपना उन्हें खुद से ज़्यादा गुस्सा ज्योति पर आ रहा था। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया? यह लापरवाही थी या जानबूझकर की गई हरकत? यह लापरवाही नहीं हो सकती। यह सब ज्योति ने जानबूझकर किया था। मुझे हर कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैं अपने आप को संभाल रहा था क्योंकि यह मेरे दोस्त की बेटी थी, परंतु इसकी हरकत से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा होगा कि इसका बाप समीर जल्दी से वापस आ जाए। इन विचारों को सोचते सोचते वह बचपन की यादों में खो गए। संजू और समीर बचपन के दोस्त थे और हर काम बचपन में एक साथ करते थे, और जवानी में भी कुछ यादें ऐसी थीं जिसे भूल नहीं पाना था। खैर, वह बात शादी के पहले की थी। संजू और समीर दोनों के घर आसपास ही थे। साथ ही खेलते कूदते बचपन गुजारा था। एक ही स्कूल में शिक्षा पाई, यूनिवर्सिटी में भी साथ ही दाखिला लिया। बाद में समीर ने बीई की परीक्षा पास करके इंजीनियर का कार्य शुरू कर दिया और संजू ने अपने पिता का खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया। एक दिन अच्छा रिश्ता आया तो दयानंद जी ने अपने बेटे समीर का विवाह अंडीबाई के साथ धूमधाम से कर दिया। संजू शादी के कामों में 2 महीने तक जुटा रहा। समीर के सभी सूट उसने अपनी पसंद से सिलवाए। बारातियों की लिस्ट बनाने से लेकर प्रीति भोज का मेन्यू तय करने तक में उसने दयानंद जी की मदद की। लोग भी कहने लगे कि समीर और संजू दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं। कुछ समय बाद संजू की भी शादी हो गई। उसकी शादी में समीर तो आया था, मगर उसकी पत्नी अंडीबाई नहीं आई थी। संजू को बुरा लगा। उसने अपने दोस्त को खूब खरी खोटी सुनाई। समीर उस दिन कुछ भी नहीं बोला। संजू की हर बात को उसने सहजता से लिया और गृहस्थी से बनने के बाद दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। कभी दोनों दोस्त मिलते तो एक दूसरे से शिकवा शिकायत करने में ही समय गंवा देते। संजू को कई बार लगा कि समीर की गृहस्थी में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्हीं दिनों खबर लगी कि समीर की पत्नी को लड़की पैदा हुई है। मिठाई और उपहार देकर संजू और उसकी पत्नी वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद एक दोस्त के द्वारा मालूम पड़ा कि समीर और अंडीबाई की आपस में नहीं बनती। दोनों में रोज ही झगड़े होते रहते हैं। बेटे और बहू के झगड़ों से दुखी होकर दयानंद जी की एक दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तो समीर और अंडीबाई का मामला बिगड़ता ही चला गया। अपने दोस्त के घर के बुरे समाचारों के बाद संजू भी चिंतित हो उठा। एक दिन वह अपनी पत्नी निशा को लेकर समीर के घर गया। वहां दोनों को खूब समझाया। यहाँ संजू को पहली बार लगा कि समीर की पत्नी अंडीबाई बहुत ही आक्रामक स्वभाव की थी। समीर ने तो उनकी बात को धैर्य के साथ सुना, मगर अंडीबाई ने उन्हें 2 टूक शब्दों में कह दिया, देखिए संजू जी, आप अपने घर को संभालें।
हम सबको पता है आपके घर में क्या चल रहा है। हमारे घर के मामलों में आपको पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन संजू भारी मन के साथ वापस घर आया तो रो पड़ा था। आज उसके दोस्त का घर बिखरने पर है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद पता चला कि समीर और अंडीबाई का तलाक हो गया और कोर्ट के आदेश से ज्योति समीर को मिल गई थी। एक दिन समीर ने संजू और निशा को अपने घर बुला लिया और बताया कि वह ज्योति को लेकर रसिया जा रहा है। वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। उसने संजू को अपने घर की चाबी देते हुए कहा कि मकान किराए पर उठा देना या जैसा तुम्हें उचित लगे करना, समय समय पर सफाई ज़रूर करवा देना। उस समय ज्योति सिर्फ 7 साल की थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ रही। संजू की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन निशा ने अपने पेट में दर्द होने की बात बताई। डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने जांच के बाद बताया कि उसके पेट में कैंसर है। बीमारी लास्ट स्टेज पर थी। कैंसर ने ऐसी जड़ें जमाई कि निशा कभी ठीक ही नहीं हो पाई। संजू को घर का चिराग दिए बिना ही निशा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माता पिता का तो पहले ही देहांत हो चुका था। संजू दुनिया में अकेला हो गया। कभी कभी उसका मिलना अपने दोस्त समीर की पत्नी अंडीबाई भाभी से हो जाता था। वह अपने किए पर बहुत रोती थी कि मैं ऐसा क्यों कह दिया। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। पता ही नहीं चला या 15 साल कैसे गुजर गए। एक दिन समीर ने वीज़ा और हवाई जहाज़ का टिकट भेजकर संजू को रसिया बुला लिया। दोस्त के बुलावे पर वह 1 महीने पहले रसिया आया था। जब उसने रसिया की धरती पर पांव रखा तो समीर खुद गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आया था। सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में आंसू निकल आए थे। घर पहुंचे तो ज्योति को देखकर संजू का मुंह खुला का खुला रह गया। 15 साल पहले जिस ज्योति को उसने भारत से विदा किया था, उसमें और इस ज्योति में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज तो वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही थी। उसके नए नक्श बिल्कुल अंडीबाई के जैसे थे। समीर और ज्योति के साथ रहने से संजू में जीने की तमन्ना जाग उठी थी। संजू धीरे धीरे पहले की जिंदगी में आने लगा था। उन दोनों के साथ रहते हुए 1 महीना कब बीता पता ही नहीं चला। 2 दिन पहले समीर को किसी ज़रूरी काम से न्यूजीलैंड जाना पड़ा। उसने रवाना होते समय संजू से कहा था, मैं 1 महीने के बाद ही आ पाऊँगा। तब तक तुम्हें मेरी बेटी ज्योति के साथ रहना होगा और उसका ख्याल रखना। तुम्हारी देखभाल के लिए ज्योति से कह दिया है। कोई ज़रूरी काम हो तो मोबाइल पर बता देना। अचानक विचारों से बाहर निकलते ही संजू ने देखा कि बंगला आ गया है। उन्होंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि दरवाज़ा खुला हुआ है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। ज्योति ने आश्चर्य से कहा, मैंने जाते वक्त ताला लगाया था, पीछे से यह दरवाज़ा किसने खोला? दोनों तेज़ी से दौड़ते हुए अंदर गए तो वहाँ के हालात देखकर भौंचक्के रह गए। पूरे बंगले का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ज्योति ने संजू की तरफ देखकर कहा, लगता है चोरों ने यहाँ अपना हाथ दिखा दिया है। मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। अधिकारी पूछताछ के बाद छानबीन में लग गए। लूटपाट की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वापस लौट गई। ज्योति ने संजू की तरफ देखकर कहा, यार अंकल, यूँ मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्यों, क्या हो गया? कुछ पुराने बातें याद आ गई क्या? यहाँ तो ये आम सी बात है। ये तो अच्छा हुआ हम दोनों घर पर नहीं थे, वरना लुटेरे हमें जान से मार भी सकते थे। मैं पापा को फ़ोन करके बता देती हूँ यार। अंकल, आप चाय तो बनाकर पिला दीजिए ना। संजू ज्योति की बेतकल्लुफ़ पर हैरान था। वह चुपचाप उठा और रसोई घर की तरफ चल दिया। ज्योति ने मोबाइल फ़ोन से घर में हुई लूटपाट की बात अपने पापा को बता दी। उसने यह भी बता दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। संजू अंकल और मैं, हम दोनों ही कुशल मंगल से हैं। संजू ने तब तक चाय बना ली। रात को दोनों ने मिलकर खाना बना लिया। खाना खाते समय दोनों चुपचाप रहे। खाना खाकर दोनों फ्री हुए तो संजू अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। टीवी चालू करके वह चैनल बदलने लगे। एक चैनल पर कोई संत कथा का वचन कर रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया कि चलो आज कथा का ही आनंद ले लिया जाए। इतने में ज्योति दूध का गिलास लेकर आई। वह संजू अंकल को धार्मिक चैनल पर कथा सुनते देखकर आश्चर्यचकित हो उठी। उसने दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए तिरछी नज़रों से संजू की तरफ देखा और बोली, अरे वाह,
कल आपको भी कथाओं का शौक है। ज्योति की बात पर संजू की हंसी छूट गई। वो ज्योति की तरफ देखे बगैर ही बोल पड़े। सब अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे हैं। अपने भारत में तो आजकल कथाकार की बाढ़ आई हुई है। इन कथाओं में धन बरस रहा है। धर्म के नाम पर ना तो लूटने वालों की कमी है और ना ही लुटाने वालों की। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़कर कथावाचक बन जाऊं। धन और शोहरत के साथ सुंदर सुंदर चेहरे वाली हसीनाओं के दर्शन का लाभ भी मिलता रहेगा। इस पर ज्योति ने कहा, अरे अंकल, रहने भी दो, हसीनाओं को देखना आपको आता ही कहाँ है। हाँ, साधु बनकर माला फेरनी हो तो बात दूसरी है। संजू ज्योति की बात सुनकर एकदम सन्न रह गए। वह समझ गए कि ज्योति का मूड आज बहुत ही रोमांटिक है। उसकी बातों में कुछ छुपा है। उन्होंने ज्योति की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, यहाँ से रात काफ़ी हो गई है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम भी अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ज्योति अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर मदमस्त कर देने वाली मुस्कान थी। संजू ने दूध के गिलास की तरफ देखा। आज दूध पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। मन में विचार किया कि समीर जल्दी से वापस आ जाए। वह टीवी का स्विच बंद करके सो गए। कुछ देर बाद नींद ने डेरा डालना शुरू कर दिया। अभी पूरी आंख लगी भी नहीं थी कि अचानक संजू चौंक कर उठ बैठा। आंखें खुली तो देखा पलंग के पास कोई खड़ा है। कौन है? घबराहट में संजू के मुंह से निकल गया। मैं हूं अंकल। मैं कौन? अरे यार अंकल, ज्योति हूं मैं। इस समय यहाँ क्या करने आई हो? संजू ने पूछा। अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही है। अपने कमरे में डर लग रहा है। मैं अकेली वहाँ नहीं सो सकती। ज्योति, पागल मत बनो। जाओ अपने कमरे में, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं अंकल, डर लगता है। मैं तो यहीं पर सोऊंगी। ज्योति, समझा करो, तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही। अरे अंकल, इसीलिए तो यहाँ सोने आई हूँ। इतना कहते ही ज्योति संजू के पास लेट गई। संजू की सांसें एकाएक फूलने लगीं। वह पलंग पर एक कोने पर सरक गए। घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने ज्योति की तरफ देखकर कहा, प्लीज़ ज्योति, यह गलत है। हमारी संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती। कम से कम हम दोनों की उम्र का फ़र्क तो देखो। मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ। ज्योति ने भी करवट बदली और संजू से एकदम चिपक कर बोली, ओ प्लीज़ अंकल, मुझे बेकार की बातें मत समझाइए। आपको समझ में नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। अब ज़माना बदल गया है। जो भूख लगने पर भोजन नहीं करता वह पागल है। प्लीज़ कहना। मानो बेटी, कल तुम्हारे पापा को मालूम होगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे अंकल, आप प्लीज़ डरिए मत। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो होता है हो जाने ना। और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जहाँ प्यार पनपता है वहाँ उम्र का हिसाब नहीं देखा जाता। आजकल ज़माना बदल गया है। प्यासी तृप्त होगी तो उसका परिणाम मिलेगा। यही है विचार नहीं, उपकार होगा। अचानक उसने अपनी बंद मुट्ठी संजू की तरफ बढ़ा दी। संजू ने पूछा, यह क्या है? ज्योति ने कहा, अंकल, ये आपकी दवा है जो आज सुबह मेडिकल शॉप से खरीदी थी। इतना कहते हुए उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसमें एक पैकेट था। यह देखकर संजू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वह समझ गया कि वास्तव में ज़माना बदल गया है। इस ज़माने में कुछ भी हो सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे ज़माने में कुछ भी हो सकता है। आखिरकार वह भी क्या करता? वह भी तो एक मर्द ही था। संजू ने नए ज़माने के सामने अपने घुटने टेक दिए और अगले ही पल संजू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पैकेट खोलकर वह दवा खा ली, जिसमें नींद की दवा थी। जो कैसे मालूम चला कि मैं कहीं अर्थ से मुझे रात को नींद नहीं आती है, जिसके लिए मुझे नींद की दवाई का सहारा लेना पड़ा। फिर मैं हमेशा से नींद की दवा खाकर आराम करने लगा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानी सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।